हेलो फ्रेंड्स आज से मैं नए तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो राजस्थान की क्वेश्चंस के ऊपर बेस होंगे। मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा जो पिछले साल के पेपर्स में आ गए हैं और जो जिनकी आने की संभावना है। तो अभी जो ये वीडियो है, ये जो आप देख रहे होंगे राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊँगा। आज मैं आपसे 25 क्वेश्चन शेयर करूँगा जो पहले कई पेपर्स में आ भी गए हैं ये क्वेश्चंस, और आने की संभावना भी है इन क्वेश्चंस की। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया था। देखो फ्रेंड्स, महाराणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के शासक थे। आप ऐसे करिए फ्रेंड्स कि एक कॉपी पेन लेके भी बैठ जाइए, मैं कुछ जिसके कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी वो भी साथ बताता जाऊंगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक कॉपी पेन साथ में ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया था। ये जो पहला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने मालवा एवं गुजरात विजय की उपलक्ष्य में, मालवा एवं गुजरात की जो सेना है उनको संयुक्त रूप से इन्होंने परास्त किया था। तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को खुदवाया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचनाकार थे वो दो जने थे। पहले थे कवि अत्रि, जिन्हें अभी कवि भी कहा जाता है, और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र महेश भट्ट ने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो इंडो ग्रीक शासकों की जो 28 मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है अपने विराट नगर से। जो विराट नगर है वो जयपुर में है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राज रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राज रत्नाकर ग्रंथ है वो किसके ऊपर है। राज रत्नाकर ग्रंथ जो है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के ऊपर रचा गया है, उनकी उपलब्धियों पर रचा गया है। और ये रचा किसने है? ये रचा है सदाशिव ने। इस चीज़ का विशेष तौर पे। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रणथंभौर का पहला शाका कब हुआ। तो दोनों ही बातें हैं, और इसका जो आंसर है वो है 11 जुलाई 1301 ईस्वी। मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि शाका क्या होता है। जब ये होता था राजपूत काल में कि जब विदेशी कोई आक्रमण करता था तब क्या होता था, जो पुरुष होते थे राजपूत वो केसरिया साफा पहनकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए चले जाते थे, और जो उनकी वीरांगनाएं होती थी वो एक जौहर का आयोजन करती थी। जौहर होता था कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए, ताकि अगर बाई चांस मान लीजिए जो उनके पति हैं जो लड़ने गए हुए हैं, अगर वो वापस नहीं आते हैं रणभूमि से, तब वो क्या करती थी, उस अग्नि में कूद के अपनी जान दे देती थी। तो जब केसरिया और जौहर दोनों साथ में होता है ना, तब उसको कहते हैं साका। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार किया था तब रणभूमि में लड़ने के लिए गए थे हम्मीरदेव चौहान, और उनकी जो रानी थी और उनकी पुत्री जो थी, उनकी पुत्री का नाम था पद्मा, जो पदमला, दोनों एक ही है। पद्मा भी कहा जाता है कई बुकों में, पदमला भी आपको नाम मिलेगा। तो उन्होंने, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो जौहर हुआ था, केसरिया साफा पहन के तो रणभूमि लड़ने के लिए हम्मीरदेव चौहान के नेतृत्व में सेना गई थी, और जौहर इनकी रानी ने किया था। और यहाँ पर जो जौहर हुआ था उसे जल जौहर भी कहते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, जब इनकी जो पुत्री थी हम्मीरदेव चौहान की पुत्री क्या हुई थी, अग्नि को देख के घबरा गई। तो उन्होंने क्या किया, यमुना नदी में कूद कर उन्होंने एक तालाब था जिसका नाम है पदमला तालाब। उस वक्त पदमला तालाब नाम नहीं था इसका, उस वक्त ऐसे ही एक तालाब था, उसमें कूदकर इन्होंने अपनी जान दे दी थी। इसलिए इस यहाँ पे हुए जौहर को जल जौहर भी कहा जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यमुना नदी में कूद की जान नहीं दी थी, वो गलती से मुंह से निकल गया। इसी कारण उसी तालाब को पदमला तालाब भी कहा गया।
अगला क्वेश्चन है कि राणा उदय सिंह ने कब अपनी नई राजधानी उदयपुर की नींव रखी? तो सन 1559 ईस्वी में। सन 1559 ईस्वी में इन्होंने अपने राजधानी उदयपुर की नींव रखी थी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जोधपुर की नींव कब रखी गई? जोधपुर की नींव रखी गई 1459 ईस्वी में, यानी जो जोधपुर है वो उदयपुर से 100 साल बड़ा हुआ। ठीक है, ये तो मजाक है। 1459 ईस्वी में जोधपुर की नींव रखी गई और उदयपुर की रखी गई 1559 ईस्वी में। जोधपुर की नींव रखी थी राव जोधा ने, जो कि जोधपुर के राठौड़ वंशीय शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि किस गुज्जर प्रतिहार शासक को साक्षात नारायण कहा गया है? तो वो है नागभट्ट प्रथम, उनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है विद्या। विद्या होता है ना, स्टडी। तो विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की? मैं आपको बता दूं पहले फ्रेंड्स कि जो है मेरे से ढंग से लिखा नहीं गया हिंदी में विद्या, तो इसी तरीके से लिखने में आया है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं किसने की, तो उनका नाम था हरिभाई किनकर, उन्होंने की थी। और बाद में विजय सिंह पथिक साहब ने इसका संचालन किया था। तो इसका आंसर है ओछरी, जो कि चित्तौड़गढ़ ज़िले में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ओछरी नहीं पूछा जाता, चित्तौड़गढ़ पूछा जाता है। मेन चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किस ज़िले में हुई, तो चित्तौड़गढ़, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि 75%, मतलब जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 75% उस ऑप्शन में अजमेर ज़रूर मिलता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अजमेर पे जाना मत, क्योंकि क्या होता है अजमेर में कई संस्थाओं की स्थापना की गई थी उस वक्त की। तो क्या होता है, एक मन में ये होता है कि यार अजमेर होगा, तो कई लोग अजमेर लगा देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है सन 1841 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है वीर भारत सभा नामक एक गुप्त क्रांतिकारी सैनिक संगठन की स्थापना 1910 ईस्वी में किसने की? वीर भारत सभा एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन थी, जिसकी स्थापना की थी केसरी सिंह बारहट व गोपाल सिंह खरवा। और मैं आपको बता दूं केसरी सिंह बारहट राजस्थान के एकमात्र ठाकुर थे जिन्होंने अपना पूरा परिवार है ना देश की लड़ाई के लिए झोंक दिया था। इनके भाई जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट इनके क्या बोलते हैं बेटे हुए। तो इनका जो लगभग सारा परिवार था वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और मैं आपको बता दूं गोपाल सिंह खरवा के बारे में भी। गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। ये खरवा के ठाकुर थे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 1910 ईस्वी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार, कि महिला शिक्षा सदन की स्थापना, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक बार ये पूछ लिया कि 1927 ईस्वी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि महिला शिक्षा सदन की स्थापना कब की गई, तो 1927 ईस्वी। ये भी पूछा गया है कि हरिभाऊ उपाध्याय ने महिला शिक्षा सदन की स्थापना कहाँ की, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। उस जगह का नाम था हटुंडी, जो NH8 पर स्थित है। जैसे ही अपन अजमेर क्रॉस करते हैं तो उसी बाईपास पे लेफ्ट में हटुंडी आता है, जो कि अजमेर ज़िले में। इस चीज़ का ध्यान रखना। हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? फ्रेंड्स मत्स्य संघ है क्या, पहले तो मैं बता दूं। जब राजस्थान की जो रियासतें थी वो भारत के साथ तो जुड़ गई, लेकिन जो राजस्थान का एकीकरण था, यानी राजस्थान का बनना, वो शेष रह गया था। तब क्या हुआ, कई रियासतें संघ बनाने लगी खुद के। ठीक है, तो सबसे जो पहला चरण था राजस्थान का एकीकरण का, वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ इसलिए नाम दिया था क्योंकि जो मत्स्य एरिया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, पूर्वी करौली, धौलपुर ये आता है, तो ये चारों रियासतें इस मत्स्य संघ में स्थित मतलब इस मत्स्य संघ का हिस्सा थी। और इस मत्स्य संघ का जो
राज प्रमुख बनाया गया था, एक पद होता था ये, वो बनाया गया था धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। रियासत कौन सी थी? धौलपुर और उदयभान सिंह। अगला है कि राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उसका आंसर है भैंसरोडगढ़। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और ये भैंसरोडगढ़ है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। जो चित्तौड़गढ़ का छोटा वाला पार्ट है ना, आपने नोटिस किया होगा चित्तौड़गढ़ के दो पार्ट हैं। जो छोटा वाला पार्ट है कोटा के साइड वाला, वहाँ ये भैंसरोडगढ़ स्थित है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। दो व्यापारी थे, भैंसा शाह व रोडाचारण, तो उन्हीं के नाम पर भैंसरोडगढ़ ये नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह मंदिर जिसमें पंचायतन शैली का प्रयोग सबसे पहले हुआ है? तो वो मंदिर है हरिहर मंदिर, जो कि है ओसिया में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओसिया काफ़ी फेमस है। ओसिया को 24 मंदिरों की नगरी, राजस्थान का भुवनेश्वर व कोणार्क तथा राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। काफ़ी मंदिर है यहाँ पे ओसिया में, इस कारण इसे कई नाम दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूँ, पंचायतन शैली में जो विष्णु जी हैं उनकी काफ़ी मान्यता होती है। तो अगला क्वेश्चन है, मेवानगर किस लिए प्रसिद्ध है? मेवानगर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मेवानगर का जो वर्तमान नाम है, मतलब मेवानगर का एक अन्य नाम है जो है नाकोड़ा। और ये मैं बता दूं आपको, मेवानगर अभी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है, अभेड़ा महल। अभेड़ा महल कहाँ है? तो अभेड़ा महल है कोटा में। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो उसका आंसर है नो डाउट श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये पूरा एक चित्रित ग्रंथ है जो कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेवाड़ के राजा थे उस वक्त, महारावल तेज सिंह, उनके समय ये चित्रित हुआ था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि फड़ चित्रांकन कला का जन्म कहाँ हुआ? फड़ चित्रांकन कला का जन्म हुआ शाहपुरा में। शाहपुरा जयपुर वाला नहीं, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले, उस शाहपुरा में फड़ चित्रांकन कला का जन्म हुआ। फड़ चित्रांकन होती क्या है फ्रेंड्स? क्या होता है, जैसे लोक देवता होते हैं तो उन लोक देवताओं के जो मुख्य मुख्य काम होते हैं वो एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक कपड़े पे मतलब चित्रित या अंकित किए जाते हैं उस कपड़े पर। तो उसके बाद क्या होता है, इनका जो मेन पुजारी होता है जिसे भोंपा कहते हैं, वो भोंपा इसे पढ़ता है, इसे सुनाता है, जिसे कहते हैं वाचना। तो ये होती है फड़। तो इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था शाहपुरा में, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। शाहपुरा में जो जोशी फैमिली है, जोशी, वो इसके लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जो घोसुंडी अभिलेख है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और मैं आपको बता दूं, वैष्णव संप्रदाय यानी जो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु की यानी जो राम की या कृष्ण जी की पूजा करते हैं। राम और कृष्ण जी विष्णु जी के तो अवतार थे, तो उनकी पूजा करते हैं। जैसे रामानुज संप्रदाय हो गया और निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय हो गया। तो ये जो संप्रदाय हैं ये सारे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और वैष्णव संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? घोसुंडी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, दशहरा का त्यौहार कब मनाया जाता है? यानी तिथि पूछी गई है। तो अभी गया ही है 10-15 दिन पहले दशहरा का त्यौहार। और कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। मैं आपको फ्रेंड्स एक राय और देना चाहूँगा, अगर जो भी कैंडिडेट राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके मेले त्यौहार टॉपिक में है, तो जैसे भी अगर कोई त्यौहार आए, कोई जैसे व्रत आए, जैसे हरियाली अमावस्या आ गया, निठौरी व्रत आ गया, और निर्जला ग्यारस आ गया, तो उनकी तिथि को ध्यान में रखें।
उनकी तिथि काफ़ी बार पूछी जा सकती है। पटवारी प्री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी काफ़ी पूछे गए थे, ये 3-4 क्वेश्चन थे ये पूछे गए। गुड जैसे क्या बोलते हैं, क्या एक निर्जला ग्यारस था और एक शायद आखा तीज था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि चंग नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है या कहाँ किया जाता है, तो वो है शेखावाटी क्षेत्र। ऑप्शंस में आपको मारवाड़ भी मिल सकता है, मेवाड़ भी मिल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो चंग नृत्य है वो किया जाता है शेखावाटी में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है। जब मैंने लोक नाट्य पढ़ाए थे तो उस लोक नाट्य में भी बताया था ये चीज़। और राजस्थान का जो सबसे प्राचीन लोक नाट्य है वो है गौरी या राई लोक नाट्य, जो भीलों का एक धार्मिक लोक नाट्य है, जिसे राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। और ये भारत का ज्ञात एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित होता है और ये लगभग 40 दिन तक चलता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विवाह के दूसरे दिन जब बारात विदा होती है तो वर सहित प्रत्येक बाराती को यथाशक्ति, यानी जो उनकी औकात होती है, जो उनकी क्षमता होती है, उसके अनुसार नकद राशि दी जाती है वधू पक्ष की तरफ से। तो वो जो रस्म है या वो परंपरा है वो क्या कहलाती है, तो वो सब जानते होंगे अपन, पैरावणी या रंगबरी परंपरा कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में निमाड़ी भाषा बोली जाती है, तो ये दक्षिणी भाग में बोली जाती है, इसलिए इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियो डाला है राजस्थान की प्रमुख बोलियों में, तो इसके बारे में उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप उसको उस वीडियो का देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का है, अकादमी यानी एकेडमी, तो ये है भरतपुर में। और ये जो पत्रिका प्रकाशित करती है उसका नाम है ब्रज शतदल। ठीक है फ्रेंड। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय मैंने आपको बताया वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत एक संप्रदाय है, और निम्बार्क संप्रदाय को राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है परशुराम देवाचार्य को। राजस्थान में अगर कोई बोल दे कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो भी इनका ही आंसर आएगा। वैसे तो निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे निम्बार्काचार्य, लेकिन राजस्थान में पूछ ले तो वो हैं परशुराम देवाचार्य। मैं आपको बता दूं जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी जो प्रधान पीठ है या प्रधान मंदिर है वो है रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरी जो पीठ है इनकी वो है उदयपुर में। जो संतन संप्रदाय में जब मैंने पढ़ाए थे तब मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो ये था फर्स्ट पार्ट। मैं इसके काफ़ी पार्ट्स बनाऊंगा, तो आप जैसे आप चाहते हैं ऐसे पार्ट्स में जारी रखूं तो आप अपने कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे मेरे चैनल की। और फिर कहूँगा जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं राजस्थान की कला साहित्य संस्कृति के वीडियो लाया हूँ वैसे ही मैं और भी जो होते हैं टॉपिक जो राजस्थान की ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था के, भारत के भी ऐसे ही मैं लाता रहूँगा। इससे क्या होगा कि जो मेन क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं और जिनकी संभावना है आने वाले एग्ज़ाम्स में, वो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।